बिहार के मुजफ्फरपुर में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। हालांकि इस दौरान संबोधन के वक्त उन्होंने ये कहा कि आरजेडी और कांग्रेस ने बिहार में क्या कुछ किया है और क्या कुछ उन्होंने करना चाहते हैं, सीधे तौर पर उसको मैं 5 शब्दों में गिना सकता हूँ। प्रधानमंत्री ने जंगल राज का जिक्र किया और साथ ही साथ क्रूरता, कटुता, कट्टर और इसके अलावा कुशासन और करप्शन, इन 5 चीजों का जिक्र किया। जहां पर एक तरफ कट्टा, कुशासन, क्रूरता और करप्शन की बात प्रधानमंत्री ने की। आरजेडी और कांग्रेस वालों की पहचान 5 चीजों से है। 5 शब्दों में उनके कारनामों की कथा कहना चाहता हूं। ये 5 शब्द कौन से हैं? कट्टा है कि नहीं है? कट्टा, क्रूरता है कि नहीं है? कटुता है कि नहीं है? कुशासन है कि नहीं है? करप्शन। और सीधे तौर पर कहा कि यही 5 चीज हैं जिसको लेकर कांग्रेस और आरजेडी जो है वो बिहार में जंगल राज लाई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र कुमार के साथ उत्कर्ष, न्यूज स्टेट, यूपी यूके। गाजीपुर में अखिलेश यादव ने पीडीए को लेकर के सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि पीडीए की तोड़ सरकार ढूंढ नहीं पा रही है, इसलिए अलग अलग तरीकों से वो कहीं ना कहीं साजिश रच रही है। जिस तरीके से एसआईआर की घोषणा हुई है उसमें उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लोग एसआईआर के माध्यम से घोटाला करना चाहते हैं। दूसरी तरफ चुनाव आयोग पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची का ठीक कराने का काम चुनाव आयोग का होता है, लेकिन उसे निष्पक्ष तरीके से कराना चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से बीएलओ की सूचियां बनी हैं उनमें किसी भी पीडीए के बीएलओ बनाए नहीं गए हैं। ऐसे पे न्याय होना चाहिए और चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। एसआईआर होना, क्योंकि बहुत लंबा हम लोगों ने संघर्ष किया। इलेक्शन कमीशन निष्पक्ष कार्रवाई नहीं करता। इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट को ठीक रखना, पूरा वोट पड़ जाए। क्या आपको दिखता है कि वो निष्पक्ष हैं? भेदभाव के साथ काम करता है इलेक्शन कमीशन और उसका एडमिनिस्ट्रेशन। इसलिए आरोप लगना तय। और एसआईआर में घोटाला करना चाहते हैं बीजेपी के लोग। ये तो अनडेमोक्रेटिक इसलिए भी है, जितने भी बीएलओ हैं आप बीएलओ की लिस्ट निकाल के लाइए। अगर एक भी उसमें पीडीए हो तो बताइएगा। पूरे उत्तर प्रदेश के बीएलओ और जो इलेक्शन संबंधित अधिकारी काम देखेंगे, एक भी मुसलमान नहीं है, एक भी यादव नहीं है। अखिलेश यादव के जिस तरीके के बयान है उनसे वो सरकार को भी और चुनाव आयोग दोनों को घेर रहे हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सूफी खान के साथ आलोक पांडे, न्यूज स्टेट, लखनऊ। जैसलमेर का जो हादसा हुआ और उसके बाद मनोहरपुर के अंदर भी बस के अंदर आग लग गई और उसका डर देखने को मिला लोगों के अंदर। जो यात्री थे उनमें ये डर आ गया कि कहीं बसों के अंदर जा रहे हैं फिर किसी हादसे का शिकार नहीं बन जाए। और उसका फ़ायदा मिला ट्रेनों को। ट्रेनों में यात्रियों की जो संख्या है वो बढ़ने लगी, लेकिन अगर बसों की बात करें तो यात्रियों की संख्या धीरे धीरे कम होने लगी। ये मेन रेलवे स्टेशन के आसपास का इलाका है जहाँ से बसें भी काफ़ी संख्या में चलती है। लेकिन बसों की अगर स्थिति देखा जाए तो पहले अमूमन यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिलती थी, काफ़ी संख्या में लोग पहुंचते थे जो कि यहाँ से सफ़र करते थे। लेकिन अब धीरे धीरे जो संख्या है वो काफ़ी कम होने लगी है। यहाँ यात्रियों से ये जगह भरी रहती थी, यहाँ पर भी अब लगभग सुनसान सा दिखाई देता है, काफ़ी कम संख्या में। इस समय जब काफ़ी भीड़ होनी चाहिए, त्योहारों का माहौल है, लेकिन ऐसे में भी यहाँ पर ज़्यादा भीड़ नहीं दिखाई देती। पूरा इलाका ये सुनसान नज़र आता है, जिसको देखकर ये साफ तौर पर कहा जा सकता है कि जो जैसलमेर हादसा हुआ, जो मनोहरपुर के अंदर बस हादसा हुआ, उसके बाद में यात्रियों में डर सा पैदा हो गया। और उसके अलावा एक और कारण निकल के आता है कि इसके बाद में जो जांच की जा रही है विभाग की ओर से बसों की, यात्रियों को रास्ते में बसों को रोक लिया जाता है, तो उससे भी यात्री कई बार घबरा जाते हैं। वो भी एक डर है यात्रियों में कि कहीं पर सफ़र के लिए जा रहे हैं, रास्ते में जांच के दौरान उनको बस से नीचे ना उतार दिया जाए, क्योंकि उसमें कई घंटों लग जाते हैं जब दूसरी बस से जाते हैं। तो इस तरह की कई चीज़ें हैं जिसकी वजह से बसों में सफ़र करने से, जो स्लीपर बसें उसमें सफ़र करने से यात्री डरते
बढ़ते हुए नजर आते हैं। उसी की वजह से जो यात्री भार है जयपुर में, जहां 50,000 तक रोजाना यात्री सफर कर रहे थे, वही धीरे धीरे 20 से 25,000 इन दिनों में पहुंच गया है। यानी कि 50% यात्री भार जयपुर से स्लीपर बसों में लगभग कम सा हो गया है। अब जरूरत है कि विभाग भी वापस लोगों को जागरूक करे, ये डर कम करे, जिससे कि जो ट्रेन है जहां सीटें भी नहीं मिल पा रही है, रिजर्वेशन फुल हो चुके हैं, उसका यात्री भार फिर से एक बार बसों में शिफ्ट हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट राजू के साथ में शरद पुरोहित, जयपुर। अलीगढ़ पुलिस ने आइलम मोहम्मद मामले का एक बड़ा खुलासा करते हुए 4 हिंदू युवकों को गिरफ्तार करके जेल भेजा है, जबकि एक हिंदू युवक अभी भी फरार चल रहा है। आपको बताते चले, थाना लोधा इलाके के बुलाकगढ़ी और भगवानपुर गांव के 5 मंदिरों की दीवार पर आइलम मोहम्मद लिखे जाने के बाद पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई थी। इस घटना के बाद तमाम हिंदूवादी और करणी सेना के पदाधिकारियों के द्वारा थाने पर प्रदर्शन किया गया और रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन के द्वारा सीसीटीवी और तमाम सर्विलांस का प्रयोग करते हुए तकरीबन 4 हिंदू युवकों को गिरफ्तार करके पूरी घटना का खुलासा किया है, जबकि अभी भी आरोपी एक हिंदू युवक फरार चल रहा है। 4 लोगों को पुलिस ने आज अरेस्ट किया। इनके नाम जिशांत, जो कि बुलगढ़ी का रहने वाला है, अभिषेक, आकाश और दिलीप, ये तीनों भगवानपुर के रहने वाले, इन चारों को गिरफ्तार किया। इनसे पूछताछ की गई और हमारे पास कुछ और साक्ष्य थे, जिसमें कि हमारे पास सीसीटीवी फुटेज था, हमारे पास सीडीआर थी, हमारे पास जो नारे लिखे गए थे उनमें स्पेलिंग मिस्टेक्स थी, मतलब हर नारे में स्पेलिंग मिस्टेक थी। तो इन सभी तथ्यों को गांव वालों से वार्ता करके और पुराने केस रिकॉर्ड्स को देखते हम लोगों ने खुलासा किया है। कहीं न कहीं कह सकते हैं कि जिले का माहौल खराब करने के उद्देश्य से इन युवकों के द्वारा जो है कहीं न कहीं जो गांव के 5 मंदिरों की दीवार पर आइलम मोहम्मद लिखा गया था और निश्चित ही इनके निजी स्वार्थ और क्षेत्र में द्वेष भावना भड़काने का उद्देश्य था। न्यूज स्टेट के लिए अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह। उत्तर प्रदेश के अशासकीय जूनियर हाई स्कूलों में जो प्रधानाध्यापक और जो सह अध्यापक शिक्षक भर्ती का मामला था, उसका रास्ता अब साफ हो चुका है। चूंकि ये पूरा मामला हाई कोर्ट में लंबित था एक विवाद की वजह से, जो पिछले काफ़ी समय से चला आ रहा था, लेकिन हाई कोर्ट से मामले के निस्तारण के बाद अब जो भर्ती की प्रक्रिया है जल्द ही शुरू होने वाली है। और अब जो बेसिक शिक्षा विभाग है उसने भी सफल अभ्यर्थियों से आवेदन मांग लिए हैं और इसके तहत देखा जाए तो पूरे प्रदेश में 1000 से ज़्यादा जो सहायक अध्यापक हैं उनकी भर्ती होनी है, तो वहीं 255 जो प्रधानाध्यापक हैं उनकी भर्ती भी प्रस्तावित है, जो जल्द शुरू होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में घर खरीदने वालों के लिए एक अच्छी खबर है, क्योंकि अब लखनऊ में आवास विकास के घर को खरीदने पर 15% तक छूट मिल सकती है। देखा जाए तो इस वक्त पूरे प्रदेश में 10,000 से ज़्यादा जो आवास विकास के फ्लैट हैं वो खाली पड़े हैं, जिसमें से 2,000 से ज़्यादा जो फ्लैट हैं वो अकेले लखनऊ में खाली हैं। हालांकि इसके तहत एक नियम ये भी है कि अगर 60 दिन की अवधि के भीतर आपने पूरी धनराशि जमा कर दी तो आपको 15% की छूट मिलेगी। वहीं अगर 90 दिन के अंदर आपने पूरी धनराशि जमा की तो आपको 10% की छूट दी जाएगी। देखा जाए तो ये जो पूरी प्रक्रिया है शुरू हो चुकी है और इसकी जो अंतिम तिथि होगी वो 31 जनवरी 2026 को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट दीपक राणा के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट, लखनऊ। ईसाई मिस्ट्रियों ने पूर्वांचल के 10 जिलों में धर्मांतरण के ट्रेंड को बदल कर रख दिया है। दरअसल जिसका धर्मांतरण होता है उसका सरनेम नहीं बदला जा रहा है। इसकी 2 वजह है। पहली तो ये कि वो आम लोगों के बीच में रहकर काम करते हैं, हालांकि वो धर्म बदल चुके होते हैं। दूसरी वजह ये कि सरकारी दस्तावेज में सरनेम नहीं बदलना पड़ता, सरनेम पहले की तरह ही रहता है, जिससे सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उन्हें मिलता रहता है, जिसमें आरक्षण हो या फिर सरकारी जो दूसरी योजनाएं हैं वो सारी शामिल हो। इसके साथ ही SC ST और ST के लिए भी जो योजनाएं आती है उसका भी लाभ वो लेते रहते हैं, हालांकि वो धर्म बदल चुके होते हैं। और इस पूरे काम में अब तो आशा कार्यकर्ताओं तक को लगा दिया गया है। लगातार जांच में ये बात सामने आ रही है कि किस तरीके से
जो ईसाई मिशनरियां हैं वो ट्रेंड बदलकर धर्म बदलवा रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज़ 8। मथुरा के बांके बिहारी जी मंदिर में बुधवार देर रात 3 घंटे तक चली हाई पावर कमेटी की बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। बैठक की अध्यक्षता रिटायर्ड जस्टिस अशोक कुमार ने की। बैठक में मंदिर के तोशखाना खुलने की प्रगति रिपोर्ट, मंदिर में रोजमर्रा के खर्चों की पारदर्शी व्यवस्था और निजी बैंकों में जमा राशि को सार्वजनिक बैंकों में ट्रांसफर करने पर भी चर्चा हुई। बैठक में कॉरिडोर निर्माण के लिए भूमि अधिग्रहण समिति बनाने पर भी निर्णय लिया गया। इस बैठक में डीएम चंद्र प्रकाश सिंह, एसएसपी श्लोक कुमार, नगर आयुक्त जग प्रवेश, उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह और सेवायत सदस्य दिनेश गोस्वामी सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा तोशखाने को लेकर रही। 18 अक्टूबर को 54 साल बाद मंदिर के खजाने का दरवाजा खोला गया था। दरवाजा खोलने से पहले पूजन हुआ और फिर कमेटी की मौजूदगी में तालों को कटर से काटा गया। तिनके में भक्ति का भाव था, लेकिन दरवाजे के पीछे कोई बड़ा खजाना नहीं मिला। 3.5 घंटे तक चली खोजबीन के दौरान कई बक्से मिले, जिनमें कुछ बर्तन, चांदी के छत्र और सोने के थोड़े से जेवरात बरामद हुए। अब इन सब का ब्यौरा सुरक्षित रखकर रिपोर्ट कमेटी के सामने पेश की गई है। बांके बिहारी जी का तोशखाना भले ही किसी बड़े खजाने से न चमका हो, लेकिन यहाँ की भक्ति, विश्वास और पारदर्शिता की चाह ही असली पूंजी है। अब कमेटी की कोशिश यही है कि मंदिर का हर ताला श्रद्धा से खुले और हर निर्णय व्यवस्था से, यानी 54 साल बाद खुला तोशखाना अब केवल खजाने का नहीं बल्कि आस्था और अनुशासन का प्रतीक बन गया है। टीम न्यूज़ 8। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उमेश पाल हत्याकांड में माफियाती अहमद के बहनोई डॉक्टर अखलाक, वकील विजय मिश्रा और नौकर और ड्राइवर की जमानत अर्जी पर अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है। ये आदेश न्यायमूर्ति शेखर कुमार यादव ने इन सभी की जमानत पर सुनवाई पूरी होने के बाद दिया है। मेरठ निवासी अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक अहमद पर हत्याकांड के बमबाज गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप है, जबकि अन्य पर हत्या की साजिश रचने का आरोप है। अतीक के बहनोई डॉक्टर अखलाक की जमानत के समर्थन में कहा गया है कि उसे सिर्फ अतीक अहमद का रिश्तेदार होने के नाते फंसाया गया है। अब देखना ये होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट इन सब को राहत देता है या फिर एक बार फिर इनकी जो जमानत अर्जी है उसको खारिज कर देता है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। महाकुंभ 2025 के दौरान किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर बनी पूर्व बॉलीवुड अभिनेत्री ममता कुलकर्णी के अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम को लेकर दिए गए विवादास्पद बयान ने धार्मिक जगत में भूचाल ला दिया है। संतों ने ममता के बयान की कड़ी निंदा की है और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज करने, उनकी गतिविधियों की सीबीआई से जांच कराने और महामंडलेश्वर की पदवी की वैधता पर सवाल उठाया है। कुंभ के दौरान जब ममता कुलकर्णी महामंडलेश्वर बनी थी तो उस दौरान भी लोगों ने कई सवाल उठाए थे और ममता जिस तरह से लगातार अपने विवादास्पद बयानों के चलते चर्चा में रही हैं, उसी तरह का विवादास्पद बयान उन्होंने एक बार फिर दिया है। प्रयागराज से वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ 8 उत्तर प्रदेश। कानपुर में सीएम के ड्रीम प्रोजेक्ट सीएम ग्रिड योजना में भी धांधली की जा रही है। यहाँ के स्वरूप नगर से मटका चौराहे तक अवर अभियंता नगर निगम जोन 4 ने निरीक्षण किया। इस दौरान पाया कि सड़क पर घटिया क्वालिटी से काम कराया जा रहा था, मानक विहीन काम कराया जा रहा था, जिस पर अवर अभियंता ने निर्माण करने वाली एजेंसी एसएस जोन इंफ्राटेक को 3 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। आपको बता दें कि कानपुर में सीएम ग्रिड योजना फेज 1 के तहत कई सड़कें बनाई जा रही हैं। इन सड़कों का निर्माण 149.9 करोड़ रुपए की लागत से कराया जा रहा है। 16.88 किलोमीटर लंबी ये सड़कें बनाई जा रही हैं। इन योजनाओं में गुणवत्ता का बेहद ध्यान रखा जा रहा है, जिससे सड़क लंबे समय तक चले। लेकिन इस योजना में भी धांधली दिखाई पड़ रही है, जिस पर पहली बार जुर्माना लगाने का काम किया गया है। जर्नलिस्ट आसिफ शाह, शांतिवारी, न्यूज़ 8 कानपुर।
शेयर ट्रेडिंग के नाम पर ताज़ा मामला सेक्टर 126 से सामने आया है, जहां कारोबारी पति पत्नी को साइबर जालसाजों ने निशाना बनाया और 1 करोड़ 36 लाख रुपए 11 बार में अलग अलग बैंक खातों में डलवा लिए। पत्नी द्वारा अलग निवेश किया गया था और पति के द्वारा अलग निवेश किया। शुरुआती तौर पर साइबर जालसाजों ने व्हाट्सएप पर संपर्क किया और व्हाट्सएप पर संपर्क करने के बाद 10,000 रुपये निवेश कराए थे और उसका मुनाफा उनके बैंक खातों में भी डाल दिया। फिर लालच में आकर पति पत्नी ने 1 करोड़ 36 लाख रुपए अलग अलग अकाउंट से 11 बार में ट्रांसफ़र किए। ट्रांसफ़र करने के बाद जो ऐप डाउनलोड कराया था उस ऐप में मुनाफे की राशि काफ़ी ज़्यादा दिखाई दे रही थी और पति पत्नी द्वारा जब उस पैसे को निकालने की कोशिश की गई तो साइबर जालसाजों द्वारा 10% सर्विस टैक्स के तौर पर और जमा करने की बात कही। पैसा जमा ना करने की सूरत में साइबर जालसाजों ने संपर्क तोड़ लिया। अब इस पूरे मामले में साइबर क्राइम थाने में FIR दर्ज कराई गई है। पुलिस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन आए दिन करोड़ों रुपए की ठगी की घटनाओं को अंजाम साइबर ठग लगातार दे रहे हैं। पुलिस के द्वारा जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है, लोगों को अवेयर करने की कोशिश भी की जा रही है। बावजूद उसके लालच कहीं ना कहीं साइबर ठगों के चंगुल में लोगों को लगातार फंसा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज स्टेट नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो गया है। अब एयरड्रोम लाइसेंस के लिए आज और कल टेस्ट रन एयरपोर्ट पर किया जाएगा। फ्लाइट 2-2 घंटे रोजाना यहां पर ट्रायल करेगी। टेक ऑफ भी किया जाएगा यहां से और यहां पर फ्लाइट को लैंड भी किया जाएगा, ताकि एयरपोर्ट पर लगे हुए रडार और जो नेविगेशन सिस्टम है उसके अलावा एयरपोर्ट के तमाम उपकरण को चेक किया जा सके। ये तमाम उपकरण आज और कल अगर सही पैमाने पर उतरते हैं तो DGCA की तरफ से नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को एयरड्रोम लाइसेंस दे दिया जाएगा और अगर कोई तकनीकी खामी सामने आती है तो उसको लेकर सुधार करने की बात कही जाएगी। फिलहाल एयरपोर्ट के पहले चरण का काम तकरीबन पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि दिसंबर के पहले सप्ताह में इसके उद्घाटन कर दिया जाएगा। उसी को लेकर तमाम तैयारियों को और यहाँ लगे इक्विपमेंट को परखा जा रहा है। सुरक्षा को लेकर भी CISF एयरपोर्ट पर तैनात कर दी गई है। 3900 वर्ग मीटर लंबे इस रनवे पर अब ट्रायल रन जो है वो आज से शुरू कर दिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, ग्रेटर नोएडा। जब से योगी सरकार आई है तब से लगातार भूमाफियाओं से जमीनों को मुक्त कराने का सिलसिला जारी है। इसी कड़ी में वाराणसी की सिगरा इलाके की ये जमीन लंबे समय से भूमाफियाओं के कब्जे में थी। दरअसल ये ज़मीन नाट्यकोट्टम ट्रस्ट की है। योगी सरकार ने भूमाफियाओं के कब्जे से इस ज़मीन को मुक्त कराया और अब श्रद्धालुओं के लिए उत्तर भारत का सबसे हाईटेक धर्मशाला 10 मंजिला यहाँ पर तैयार हो चुका है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से 10 मंजिला हाईटेक धर्मशाला नाट्यकोट्टम ट्रस्ट का ये तैयार है। इसमें 135 कमरे हैं और 500 से अधिक लोग इसमें ठहर सकते हैं। बात की जाए इसके निर्माण पर लगभग 65 करोड़ रुपए का खर्च आया है और 910.5 वर्ग मीटर में बनी ये धर्मशाला है। इस पूरी ज़मीन पर भूमाफियाओं का कब्जा था, जिसे योगी सरकार ने मुक्त कराया और अब ये धर्मशाला श्रद्धालुओं के लिए बनकर तैयार है। 17 अप्रैल 2024 को इसका शिलान्यास हुआ था और अब 31 अक्टूबर को इसका लोकार्पण होने जा रहा है। इसके लोकार्पण में उपराष्ट्रपति खुद मौजूद रहेंगे, साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। उपराष्ट्रपति और CM के आगमन को देखते हुए तैयारियां भी पूरी कर ली गई है। उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन इसका लोकार्पण करेंगे और उनके साथ मौजूद रहेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वीडियो जर्नलिस्ट शिवम मिश्रा के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। अक्सर सितंबर से अक्टूबर तक आम लोगों की आंख से आंसू निकालने वाला प्याज इस बार किसानों को रुला रहा है। लागत के मुकाबले प्याज की मिल रही कम कीमतें से देश भर में किसान परेशान हैं। राजस्थान की अलवर मंडी, जो देश की दूसरी सबसे बड़ी प्याज मंडी मानी जाती है, वहां इस बार प्याज किसानों के लिए मुसीबत बन गया। किसानों को प्याज से इतने कम दाम मिल रहे हैं कि उनका खर्च तक नहीं निकल पा रहा है। कुछ किसानों ने मजबूरी में अपनी फसल तक नदी में फेंक दी। जिले के चंदपुरा पुनखर गाँव के बीच सूखी नदी में प्याज के ढेर
देख लोग हैरान रह गए। बाद में पता चला कि किसानों ने 4 ट्रॉलियों में भरी प्याज नदी में फेंक दी। किसानों का कहना है कि 1 बीघा में करीब 50,000 रुपए खर्च करने के बावजूद प्याज 3 से 10 रुपए किलो तक बेचना पड़ रहा है। खाद, बीज, सिंचाई और मजदूरी का खर्चा जोड़ें तो लागत भी नहीं निकल रही। हेलो दोस्तों, ये देखो किसानों के साथ घोर अन्याय, सरकार सुन नहीं रही है, गरीब किसानों को मारा जा रहा है। ये देखो ब्रांड प्याज, पंचगंगा सरदार, देखो किसान यहाँ पटक के चले गए। ये देखो 2-3 ट्रॉली प्याज पड़े हैं, कोई खरीदार ही नहीं है, इनको सुनने वाला नहीं है। ये देखो अब क्या करें भाई साहब, इनकी हालात है, इनकी मजदूरी भी नहीं निकल रही है। 1 बीघा में 50,000 का खर्चा है, क्या करें। अलवर समेत दौसा, भरतपुर, करौली और आसपास के जिलों के किसानों की यही कहानी है। उम्मीदें टूटी हैं और खेतों की मेहनत मिट्टी में मिल गई। किसानों को अब सरकार से राहत और समर्थन मूल्य की घोषणा की उम्मीद मात्र बची है। 2 बजे पवई पुलिस थाने में एक फ़ोन आता है और उस फ़ोन के ऊपर कहा जाता है कि 17 बच्चे मेरी हिरासत में है, बंधक बना लिया गया है और मेरी कुछ डिमांड है, मुझे बात करनी है। तब पुलिस का सख्त कदम उठता है और पुलिस सीधे पहुंचती है इसी स्टूडियो में। ये राज स्टूडियो है पवई का, सादेवली रोड पर, और देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से ग्लास लगा हुआ है, कांच लगा हुआ है और इसके अंदर जो है वो स्टूडियो है। यहाँ पिछले 4 से 5 दिनों से पहले यहाँ ऑडिशन चल रहा था और ऑडिशन के लिए यहाँ बच्चे आते थे और जो जिसको एक्टिंग करनी है उनकी ट्रेनिंग यहाँ की जाती थी। आज भी ये सारे बच्चे सुबह पहुँचे और दोपहर को जब इनके पेरेंट्स जो है यहाँ बाहर खड़े थे और दोपहर के समय ये बच्चे बाहर नहीं आए या फिर लोग जो ऑडिशन के लिए लोग आए थे वो बाहर नहीं आए तो चिंता बढ़ गई। और फिर बाद में पता चला कि आर्या यानी रोहित आर्या नाम के एक व्यक्ति ने जो ऑडिशन के लिए जिन्होंने बुलाया था उसने तकरीबन 17 जो लोग हैं उनको बंधक बनाया था, एक सीनियर सिटीजन और एक सिविलियन को बंधक बनाया था। क्या हुआ था ये मामला, कैसे इस पुलिस ने इसे छुड़वाया और ये ऑडिशन क्या चल रहा था, मेरे साथ ये सब जानने के लिए सुजन सिंह है, प्रत्यक्षदर्शी है। ये जब बच्चे निकाले गए थे पुलिस की ओर से तो ये पूरी तरह आते रोहित आर्या को जहाँ पुलिस ने पकड़ा और उसके ऊपर गोली भी चली थी। इसी स्टूडियो में 17 लोगों को बंधक बना के रखा था और आप देख सकते हैं कि इस तरफ जो पुलिस खड़ी है उस तरफ एक डक लाइन है, एक बाथरूम है। वो बाथरूम के जरिए पुलिस जो है ऊपर स्टूडियो में चढ़ गई और जो स्टूडियो है उसमें घुसने के बाद रोहित आर्या को एक गोली भी मारी और ये सारे 17 लोगों को और यानी तकरीबन 19 लोगों को पुलिस ने बचाया और इसी रास्ते से रोहित आर्या को बाहर लाया गया और जो सारे बंधक बनाए गए जो स्टूडेंट थे या फिर ऑडिशन देने जो आए थे उनको मेडिकल के लिए हॉस्पिटल में ले जाया गया है। बिल्कुल आपको बता दूं कि हंदवाड़ा कलर में जो है क्रिकेट बच्चे एक स्टेडियम में खेल रहे थे, लेकिन क्रिकेट के दौरान वहां पे एक हैवी ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट की वजह से जो है 4 बच्चे जो है गंभीर रूप से घायल होते हैं। बाद में उनको जीएमसी हंदवाड़ा रेफर किया जाता है। अगर देखा जाएगा कि इस लगभग 5:30 से 6 बजे ये बच्चे जो है क्रिकेट स्टेडियम में क्रिकेट खेल रहे थे, लेकिन उसी दौरान वहां पे एक हैवी ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट में 4 बच्चे जो है वो गंभीर रूप से घायल होते हैं। बाद में उनको हंदवाड़ा जीएमसी रेफर किया जाता है, लेकिन वहां पे उनका फर्स्ट ट्रीटमेंट किया जाता है तो उसके बाद अलग अलग हॉस्पिटल में उनको रेफर किया जाता है क्योंकि वो गंभीर रूप से घायल हुए थे। उनका इलाज और मालजा बाज़ाब्ता तौर पर इस वक्त भी चल रहा है, लेकिन पूरी तरीके से वहां पे जम्मू कश्मीर पुलिस और इंडियन आर्मी के जवान बाद में पहुंचते हैं। बाद में वहां पे सर्च ऑपरेशन शुरू करते हैं क्योंकि अगर देखा जाएगा कि क्रिकेट के दौरान ही वहां पे हैवी ब्लास्ट होता है। वीडियो जर्नलिस्ट मीर मुंतजिर के साथ खालिद डार, न्यूज़ स्टेट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।